नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। दोस्तों आज हम लोग मूल विधि का दूसरा एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें जो है एसआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है दोस्तों 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इस प्रकार दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए और यहाँ पे आपको आंसर बताया जा रहा है ऑप्शन बी जो है दोस्तों 5। दोस्तों आईपीसी की धारा 53 के अनुसार दोस्तों जो है दंडों का प्रावधान किया गया है, 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों मैंने कहा कि पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि ये जो है एपिसोड आपको केवल ना आंसर ही बताया जाएगा बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक एनालिसिस डिस्कस भी किया जाएगा दोस्तों, डिटेल में डिस्कस भी किया जाएगा। तो इस आधार पे आप पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। तो दोस्तों लिखिए आईपीसी की धारा 53 के आधार पे 5 प्रावधानों का जो है दंडों का प्रावधान किया गया है। नंबर 1 जो है दोस्तों मृत्युदंड, नंबर 2 आजीवन कारावास और नंबर 3 है दोस्तों कारावास। कारावास में भी दोस्तों 2 प्रकार के कारावास होते हैं, एक कठोर श्रम के साथ कारावास और एक सादा टाइप का कारावास। और दोस्तों नंबर 4 दंड की बात करें तो संपत्ति का जब्तीकरण और नंबर 5 दोस्तों जुर्माना या अर्थदंड की बात की गई है। तो इस आधार पे दोस्तों 5 जो है दंडों का प्रावधान है आईपीसी की धारा 53 के अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिख गया होगा। एक जल्लाद, देख लीजिए दोस्तों, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपना दायित्व से मुक्त है। दोस्तों एक जल्लाद जो होता है वो मृत्युदंड निष्पादित करता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत वह आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है धारा 97, ऑप्शन बी है धारा 78, ऑप्शन सी धारा 79 और ऑप्शन डी है धारा 80। तो दोस्तों इस आधार पे अगर आंसर आपका देखा जाए तो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी धारा 78। दोस्तों अर्थात कहा जाए कि धारा 78 यह कहता है कि कोई भी बात है जो न्यायालय के निर्णय या फिर आदेश के अनुसरण में की जाती है वह अपराध नहीं होती। दोस्तों कोई भी बात यदि न्यायालय के निर्देश, आदेश या निर्णय, कोई भी जो बात है जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में अगर की जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आती है दोस्तों, ये धारा 78। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा, आपके सामने सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए है आर बनाम डडले एंड स्टीफन और ऑप्शन बी है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, ठीक है दोस्तों, बनाम बियर्ड और ऑप्शन सी है मैकनाटन का वाद और ऑप्शन डी है आर बनाम गोविंदा। तो दोस्तों आपको अगर आंसर बताया जाए तो इसका आंसर होगा सी यानी मैकनाटन का वाद। दोस्तों मैकनाटन का वाद जो है आया 1843 में। दोस्तों कब आया? 1843 में। इसमें जो है उन्मत्तता यानी इनसैनिटी से संबंधित है दोस्तों के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित यानी बचाव। प्रतिरक्षा का संबंध दोस्तों किससे है? बचाव से। ठीक है दोस्तों, तो जो है मैकनाटन का वाद 1843 में आया दोस्तों, जिसमें उन्मत्तता यानी इंसैनिटी के आधार पर बचाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर
बचाव यानी प्रतिरक्षा से संबंधित है। धारा 84, धारा 85, धारा 86, धारा 87। तो दोस्तों आपका एग्जैक्ट आंसर देखा जाए दोस्तों तो आपका आंसर होगा बी, यानी दोस्तों धारा 85। दोस्तों धारा 85 में जो है अनैच्छिक मतता के आधार पर, अनैच्छिक मतता के आधार पर दोस्तों आपराधिक दायित्व से जो बचाव है का प्रावधान किया गया है। कोई भी आपराधिक दायित्व है उससे बचाव के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? धारा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? दुष्प्रेरण दोस्तों ऑप्शन ए है षड्यंत्र, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी धमकी और ऑप्शन डी है प्रयत्न। तो दोस्तों अगर इसकी चर्चा की जाए तो आईपीसी की धारा 107, आईपीसी की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का जो अपराध है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। तो 3 तरीके से दोस्तों क्या, ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। आईपीसी की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध जो होता है दोस्तों 3 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1 उकसाने द्वारा, नंबर 2 षड्यंत्र द्वारा और नंबर 3 सहायता द्वारा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या है दोस्तों? षड्यंत्र द्वारा। तो दुष्प्रेरण का जो है अपराध दोस्तों षड्यंत्र के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि धारा 107 में जिक्र है कि दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीके से किया जा सकता है, षड्यंत्र द्वारा, उकसाने द्वारा और सहायता द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है किस धारा में? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, धारा 120 बी, धारा 124, धारा 120 ए, धारा 121 ए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका धारा 120 बी। दोस्तों इसका आंसर है धारा 120 बी। ये आंसर है दोस्तों, आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। और इसमें दोस्तों अगर 124 की बात करें तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर आदि पर अगर हमला किया जाता है राज्यपाल या राष्ट्रपति के ऊपर तो इससे संबंधित है। और दोस्तों धारा 120 ए की बात करें तो इसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है दोस्तों, परिभाषा की बात की गई है। और ऑप्शन जो धारा 121 ए की बात करें दोस्तों तो यदि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराध का षड्यंत्र अगर बना रहे हैं दोस्तों तो धारा 121 ए के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपराधिक षड्यंत्र के दंड का प्रावधान दोस्तों धारा 120 बी यानी ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है दोस्तों। नफरत एवं दोस्तों किसको? मानहानि को फैलाया है। तो उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जाएगा दोस्तों। तो उसे दोस्तों किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा तो आपको दोस्तों बता दिया जाए तो धारा 124 आईपीसी की धारा 124 का जो है दोस्तों ये राजद्रोह से संबंधित है दोस्तों। किससे? इसमें राजद्रोह को परिभाषित किया गया है और इसमें किसी प्रकार का सरकार के विरुद्ध यदि नफरत और मानहानि को फैला रहे हैं तो आप पे दोस्तों किसका जो है किस अपराध के लिए दंड दिया जाएगा? राजद्रोह के लिए दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विधि विरुद्ध जमाव के लिए दोस्तों, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होंगे? कितने व्यक्ति? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम
कितने व्यक्ति आवश्यक हैं। तो दोस्तों यदि आपको बता दिया जाए तो आंसर जो दोस्तों होगा वह आंसर होगा बी यानी 5। दोस्तों आपको चर्चा की जाए तो जो है आईपीसी की धारा 141, आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित किया गया है कि विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है विधि विरुद्ध जमाव के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास के लिए दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी केवल जुर्माना। तो दोस्तों यदि आपके साथ चर्चा की जाए तो आईपीसी की धारा 147, आईपीसी की धारा 147 कहता है कि जो कोई बलवा करने का दोषी होगा उसको 2 वर्ष या फिर दोस्तों जुर्माना, 2 वर्ष या फिर जुर्माना या फिर दोनों, दोस्तों जुर्माना या फिर दोनों का क्या किया जाएगा, प्रावधान है 147 में दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी यानी 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 2 वर्ष या फिर जुर्माना। तो बलवा के दोषी अगर व्यक्ति पाए जाते हैं धारा 147 के अनुसार तो उनको जो है 2 वर्ष या फिर जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो दोस्तों जिस प्रकार से विधि विरुद्ध अपराध के लिए दोस्तों कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार आईपीसी की धारा 149 के अनुसार सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 5 यानी सी।